हेलो क्लास 9th। आज हम लोग जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे हम बातचीत करते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें, ये जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, ये यूरोप में कैसे आती है। फर्स्टली हम देखेंगे कि मतलब द एज ऑफ सोशल चेंजेस। तो सोशल चेंज कब आया? फर्स्टली यूरोप में आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जो है ये चीज़ें होती हैं। ऐसा होता क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन में आप देखोगे तो जो उसकी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही एंड जो भी इंडिविजुअल हैं, जो मतलब लोगों के लिए, तो उनके राइट की बात की गई है। और जो तीन मुख्य बातें फ्रेंच रिवोल्यूशन से निकल के आती हैं, उभर के आती हैं, वो क्या हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इनकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके से चीज़ें रही थी और किस तरीके से इन बातों का जो है एक्सपेंशन हुआ, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, अब इन बातों का जो है पूरे दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर हम देखते हैं। और उससे जो है रिलेटेड चीज़ें इंडिया में भी, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में है। राम मनोहर राय, राजा राम मनोहर राय और राम मोहन राय, सॉरी, और विवियन डिराजियो। तो ये दो लोग जो है आधुनिकता के जनक जो है इंडिया में राम मोहन राय को माना जाता है। क्योंकि आधुनिकता की, जैसे आधुनिक भारत की हम बात करें या हम अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी इसकी शुरुआत हम यहीं से मानते हैं। वैसे कुछ लोग जो है वो औरंगजेब के बाद से मानते हैं, परवर्ती मुगलों से, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब सही मायने में जो आधुनिकता की शुरुआत होती है वो राम मोहन राय ले आते हैं। क्योंकि आधुनिकता में क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट की बात की गई है कि उनको जो है क्या अधिकार होने चाहिए। और जो एक ह्यूमैनिटेरियन सोशल अप्रोच होता है वो राम मोहन राय ने दिखाया। और यही चीज़ें जो है वहाँ पर भी आपको दिखती हैं यूरोप में। तो अभी हम बात करेंगे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। और वहाँ पर जो है जो ये ब्रदरहुड और लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो वैल्यूज़ आए थे, इन वैल्यूज़ के कारण से वहाँ पर आप देखोगे तो पूरी जो सोसाइटी है वो तीन क्लासेस में चेंज हो गई। मतलब तीन जो है वो थिंकर्स, थॉट के लेवल पे लोग हैं। और ये किस तरीके से काम करते हैं? तो पहला है कंजर्वेटिव्स। हुआ कंजर्वेटिव्स, तो हम कंजर्वेटिव्स को देखते हैं तो इसमें है कि वांट चेंजेस बट ग्रेजुअली। ये मैंने एक लाइन में थोड़ा सा थीम लिख दिया है इसका। ये परिवर्तन तो चाहते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे। अब आप सोचोगे कि ये किससे आएंगे? इनका क्लास वही जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे वहाँ से ये आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक उनके पास बहुत सारे जो है राइट्स थे। लेकिन अब क्या हुआ भाई, लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि उनको ये लगा कि अगर हम इनको कुछ राइट्स नहीं देंगे, कुछ ढील नहीं दी जाएगी, तो ये लोग जो है हमको मार देंगे। क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, रेवोल्यूशनरी वहाँ पे चेंजेस हुए। और उसमें जो है इन लोगों ने देखा उन चीज़ों को कि किस तरीके से फ्रांस के राजा को मार दिया गया, वहाँ की रानी को मार दिया गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके अंदर भी डर लाई। और इसकी वजह से इन्होंने डेमोक्रेसी को जो है अडॉप्ट तो किया, लेकिन ये जो चेंजेस थी, क्योंकि इसके बाद भी इनका एक इन्फ्लुएंस बना हुआ था सोसाइटी पे, तो ये चेंजेस चाहते थे लेकिन ग्रेजुअल, ताकि जो चेंजेस हों वो धीरे धीरे हों। और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं आपके लिबरल्स। ये इक्वालिटी चाहते हैं रिलीजन्स के बीच, कि धर्मों के बीच जो है वो समानता हो, सभी धर्मों को समान माना जाए। ठीक है, जो पंथ निरपेक्षता की बात है ये वो करते थे लिबरल्स। कारण क्या था? पैसे वाले लोग रहे होंगे, तो पैसा वाला आदमी अपना व्यापार फैलाना चाहेगा और इसके लिए पूरी जो सोसाइटी है उसमें किसी भी मजहब का आदमी उसका कंज्यूमर होता है, सब्सक्राइबर होता है। ठीक है, तो ये जो है चाहते थे कि भाई हमारा बिजनेस फैलता रहे, फलता फूलता रहे, तो हम जो है क्या करेंगे, हम जो है अपलिफ्टमेंट होगा, हम जो है इकोनॉमिकली और डेवलप होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बात कर रहे हैं रिलीजियस इक्वालिटी की।
जब वोटिंग वगैरह की बात आती है तो ये कहते हैं कि जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हीं के पास वोटिंग राइट होना चाहिए। यहाँ पर ये आकर के जो है अब अपने हित की बात किस तरीके से रखने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं देना चाहते हैं। तीसरा जो क्लास है वो है रेडिकल्स का, और ये जो है इक्वल वोटिंग राइट चाहते हैं। ठीक है, रेडिकल्स इक्वल वोटिंग राइट क्यों चाहते हैं और मेजॉरिटी की गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं? तो वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि रेडिकल्स में कुछ लोग होंगे जिनका थिंकिंग का लेवल बहुत हाई होगा, और ये हाई थिंकर्स जो बहुत अच्छा सोचते हैं, ये चाहेंगे कि सबको जब इक्वल वोटिंग राइट होगा तो जो हमारी थॉट हैं, जो हमारे आइडियाज़ हैं, ये अडॉप्ट किए जाएंगे सबके द्वारा, और यह जो है रूलिंग जो रिजीम होगा उसका पार्ट बन पाएंगे। और इसलिए जो है ये ऐसी बात करते हैं। तो सभी लोग, चाहे वो कंजर्वेटिव्स हों, चाहे वो लिबरल्स हों, चाहे वो रेडिकल्स हों, हर व्यक्ति जो है वो पावर को एक्वायर करने के लिए काम कर रहा है कि किस तरीके से सत्ता, अथॉरिटी उसके हाथों में आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि रेडिकल्स वो इक्वल वोटिंग को चाह रहे हैं कि सबको इक्वल वोटिंग राइट हो, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसकी बात ये करते हैं। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुई थी और जो मतलब सोशल चेंजेस वहाँ पे हुए थे, तो हम देखते हैं कि मतलब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से क्या होता है, लोगों के राइट जैसे ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं वैसे ही लोगों के पास अर्निंग बढ़ने लगती है। और जब अर्निंग बढ़ेगी तो क्या होगा, क्योंकि यूरोपीय लोग हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें सही रहीं, और वहाँ पर उन लोगों ने जो है इन सारी चीज़ों में अच्छे से काम किया, और इसी की वजह से यूरोप में ये होता है कि नए नए इंडस्ट्रीज़, नए नए जो है प्रोजेक्ट्स, ये सारे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और इसके कारण से आप देखोगे तो वहाँ पे एक सोसाइटी, मतलब जिन लोगों के पास पैसा इकट्ठा होगा वो इंडस्ट्रीज सेटअप किए, और इससे जो है एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी। और जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनेगी तो सोशल चेंज क्या होगा? सोशल चेंज जो यहाँ पर मोटे तौर पे मैंने दिखाया है आपको कि एक लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग बनेगा, और दूसरा कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, पूंजीपति लोग। ठीक है, तो ये पूंजीपति लोग बन गए, ठीक है, कैपिटल वाले लोग, और दूसरा जो है वर्ग वो बन गया श्रमिक वर्ग। तो इस तरीके से सोशल चेंज हो गया। ठीक है, सोसाइटी बदल गई। सोसाइटी में कुछ लोग हो गए जो पूंजीपति थे, और दूसरे जो मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट की जगह जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा बेटर है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोग हो गए। अब आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का है, मतलब जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो जो भी अपना पैसा लगाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहता था कि उसको बेनिफिट हो, और अपने एडवांटेज के लिए वो क्या करता है, लोगों से देर तक काम कराता है। तो देर तक काम कराएगा तो क्या होगा, इससे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब कई घंटों तक लोगों को काम करना पड़ रहा है। फिर दूसरी चीज़ क्या कि पुअर वेजेस, मजदूरी ज़्यादा नहीं देना चाहेगा, इतना ही दे कि ये जैसे तैसे जी लें, तो इसलिए पुअर वेजेस दे रहा है। और क्या कर रहा है कि ये जो अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन है ये वो नहीं पैदा कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ वर्क ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो इन सर्च ऑफ देयर फैसिलिटीज़ वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे काम की खोज में लोग जाएंगे, और काम की खोज में जब लोग जाएंगे वहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, और जहाँ पर भी भीड़ बढ़ेगी वहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाएंगी, अगर वहाँ पे प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान न दे तो। ठीक है, तो अभी जो है वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे अभी इनविजिबल हैंड चल रहा था, मतलब ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ का है, जो 16वीं शताब्दी के आसपास जो है यूरोप में पैदा हुए थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनको जो है फादर ऑफ इकोनॉमी माना जाता है। तो उनकी वो थ्योरी चल रही थी
और ये था कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ से काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे परिवार जी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे परिवार जब एक पास रहेंगे, कुछ ही जगहों में कंसंट्रेट हो जाएंगे, तो ये भी होगा कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं जैसे पानी, बिजली या खाना पीना जो भी चीज़ें हैं, इन पे भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और इस प्रेशर की वजह से जो वहाँ की व्यवस्था होगी वो चरमरा जाएगी। तो जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसमें यही चीज़ें हुई, लोगों को रहने के लिए अच्छी जो है सुविधाएं नहीं मिल पाई। उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी था वो कोयला था, और कोयले की भी शुरुआती टेक्नोलॉजी थी जिसमें स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता था और स्टीम पावर को यूज़ करते थे। अब स्टीम पावर को जब यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो कोयला है उसको जलाना पड़ेगा और इससे बहुत सारा धुआं होगा, तो इससे भी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सांस की प्रॉब्लम्स, तो लोगों की हेल्थ इश्यूज़ और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनसे लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी। अब इन सारे इश्यूज़ को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स रहीं लोगों को, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए कौन काम किया? तो इसके लिए काम किया लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने, दोनों ने किया। लिबरल्स में मैंने बताया था अभी कि जो मतलब पूंजीवादी लोग थे वो आए, तो वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि अगर अनहेल्दी कंडीशंस रहेंगी और वहाँ पर अगर उनके जो पर्सनल्स हैं, जो कार्मिक हैं, काम कर रहे हैं, अगर ये लोग अगर काम करते हुए वहाँ पे बीमार रहेंगे तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए उसने चाहा कि भाई थोड़ा सा जो है इन लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, तो इसके लिए भी ये काम करेंगे लिबरल्स। और रेडिकल्स इसलिए काम करेंगे क्योंकि ये वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू वाले लोग हैं, तो ये जो है ह्यूमन राइट्स और जो इंडिविजुअल्स राइट्स है उनके लिए बात करने वाले लोग हैं रेडिकल्स, और इसलिए ये भी काम करेंगे। तो फिर जो है नए नए जो है लॉज आएंगे, नए नए सुधार होंगे, नए नए रिफॉर्म्स होंगे, और इन सारे रिफॉर्म्स के थ्रू फिर जो है ये चीज़ें बदलेंगी। और जब रिफॉर्म्स होंगे, लोगों के लिए होंगे, तो आप देखोगे कि क्या है कि सोशल लेवल पे ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी वो अब बढ़ रही है सोशलिज्म की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सोशलिज्म जो है वो यूरोप में कैसे आता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मतलब मैंने अभी चूँकि बताया भी कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेज हुए और उससे क्या क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से आप देखोगे तो क्या है कि मतलब कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये बढ़ता जाएगा और ऐसे लोग जो है दिन ब दिन और ज़्यादा रिच होते जाएंगे, और जैसे जैसे लोग रिच होते जाएंगे वैसे वैसे ही जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पूंजी लगाएंगे, ज़्यादा अपना उद्योग जो है वो फैलाएंगे, इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी एक्सपैंड करेंगी। लेकिन क्या है कि उधर जो लेबर क्लास है उसकी कंडीशन जो है बद से बदतर होती जाएगी। तो ऐसे में मैंने अभी कहा कि रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों ने मिलकर के इसका जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, और उसमें जो है कुछ जो ये दो लोग हैं ये लिबरल्स में आएंगे। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट ओवेन हैं, ये यूएसए से हैं, इंडियाना प्रांत से, और यह जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं। लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन द सेंस कि मतलब वो जो भी चीज़ें बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन पे, मतलब हाईली प्रोड्यूसर लोगों में ये एंटरप्रेन्योर्स में काउंट होते हैं। तो ये इसलिए है कि भाई ये बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करते होंगे अपने लेबर्स को, तो इसलिए जो है वो बेटर वर्क कर पाते होंगे और जो है बेटर रिजल्ट आता था, इसी वजह से ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर बने रहे। तो अब आप देखोगे कि ये चीज़ें, तो इन्होंने एक आइडिया दिया और इनका आइडिया था कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक ऐसा सामुदायिक विकास किया जाए जहाँ पर क्या हो, कोऑपरेशन हो, सहयोग की भावना हो, एक दूसरे का सहयोग किया जाए। तो जो कैपिटलिस्ट है वो उसके जो भी लोग हैं जो उसके वहाँ काम कर रहे हैं अपने कामगारों के साथ, अपने पर्सोनल्स के साथ, वो किस तरीके से जो है कोऑपरेट करेगा। दूसरे जो है वो है लुइस ब्लांक साहब। तो लुइस ब्लांक ये क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़े, वो इन्वॉल्व हो किसमें, तो इन कोऑपरेशन एंड रिप्लेस कैपिटल्स
कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। तो ये चाह रहे हैं, अब ये जो है देखिए सॉरी, ये जो है रेडिकल्स में आएंगे, रेडिकल्स में आएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज हैं ये हट जाएं। मतलब कि जो पूंजीपति हैं उनके जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो ना रहें, इंडस्ट्रीज सबकी हो जाए, गवर्नमेंट की हो जाए, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं। और इससे क्या होगा कि अब देखिए यही जो चीज़ें हैं वही शुरुआत कर देती हैं किसकी, सोशलिज्म की, क्योंकि सोशलिज्म में ही बात की जाती है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो सब गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट लोगों को उनके सर्वाइविंग के लिए, उनके लिए जो पर्याप्त जितना मतलब उनको चाहिए उतना जो है वो रिसोर्सेज आवंटित करेगी, उनको देगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इससे ये होगा कि मतलब लोगों को क्या चाहिए, कितना चाहिए उतना उनको उतनी मात्रा में दे दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन एक जगह पे बढ़ जाए, क्योंकि जब प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कुछ लोगों के पास तो ये होगा कि प्रॉपर्टी वहीं पे कंसंट्रेट होती जाएगी और इससे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले हो जाएंगे, हैव्स, और दूसरे हैव नॉट्स। तो इस तरीके की जो है वो दो क्लास बनेंगे और ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हम देखते हैं तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें जो है बहुत ही घातक होती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इक्वालिटी, जो बात फ्रेंच रिवॉल्यूशन में की गई वो यहाँ पर भी आएगी कि इकोनॉमिकली भी इक्वालिटी आए। और इकोनॉमिकली इक्वालिटी की बात जब आएगी जब गवर्नमेंट का जितना भी मतलब रिसोर्सेज है, जितने भी संसाधन है, जितना भी वित्तीय और तमाम जो काम काज है, सारी चीज़ों के पर जब अधिकार गवर्नमेंट का हो जाएगा और सबको जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रिसोर्सेज, तो जो है वहाँ पर ये चीज़ें हो पाएंगी। और इसी के साथ ही जो है एक नया विचार, एक नई आइडियोलॉजी आती है यूरोप में फर्स्टली, और उस आइडियोलॉजी का नाम सोशलिज्म, समाजवाद रहा, ठीक है। तीसरे हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो भी लोग हिस्ट्री पढ़े हैं या जो भी पढ़ते हैं या जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं इनको। इन्होंने ही मतलब मोदी जी का आप भाषण सुनते होंगे तो वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और मोदी जी कहते हैं कि युवाओं एक हो जाओ। तो मोदी जी भी इनसे प्रेरित हैं और इनकी बात को वो लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स साहब, इनकी जो रचना है दास कैपिटल बहुत ही अच्छी है, सोशलिज्म के लिए वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इन्होंने जो है सीधे कहा कि आपके पास कुछ नहीं, यू हैव नथिंग टू लूज़, खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है, तो इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और ये तब कहा, कब कहा? ये तब कहा जब मजदूरों की हालत बहुत ही ख़राब थी, अनहाइजीनिक कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस बेहतर नहीं है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से दो चार होने के बाद से इन्होंने कहा कि अब हम क्रांति करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हम कैपिटलिस्ट लोगों को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। यह जो है राज्य की इंटरफेरेंस को भी स्वीकार नहीं करती। ये कहते हैं कि राज्य जो है वो हमेशा कैपिटल वाले लोगों के लिए, मतलब जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए काम करता है। और उसके जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे सेना हो, वह कैपिटलिस्ट लोगों को, जो इंटरप्राइजेज वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बचाने के लिए काम करता है और यह शोषण का एक जरिया है। तो इस सारी चीज़ों को हम देखते हुए अगर पाते हैं तो कार्ल मार्क्स एक बहुत ही क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है हमारा हक छीन लेंगे। और ये आइडियोलॉजी वहाँ से विकसित होती है और फिर उसके बाद से किस तरीके से ये आगे जाती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो ये जो आइडियोलॉजी आई थी कार्ल मार्क्स की और लुइस ब्लांक की और रॉबर्ट ओवन की,
तो ये सारे जो आइडियाज़ आए थे कहीं ना कहीं ये एक स्टेप टू स्टेप जो है इवोल्यूशन था सोशलिज्म का। और कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, उनके एक मित्र थे वो एंजल साहब, तो इन लोगों ने जो है मतलब इतना रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया और इस तरीके से पूरे समाज को झकझोर दिया कि मज़दूरों को ऐसा लगने लगा कि ये चीज़ें हमारे साथ गलत हो रही हैं। और फिर जो है जगह जगह मज़दूर संघ बनना शुरू हो गए। मज़दूरों ने जो है अपने राइट्स के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी, अपनी मांग रखनी शुरू कर दी। और इसके बाद से हम पाते हैं कि किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मज़दूरों के हित में कुछ काम करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इन लोगों के लिए फिर मतलब मज़दूरों के हक़ में काम करती है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ऐसे ही कर देगी, शुरुआत में ऐसे करेगी कि मतलब ये मज़दूर कुछ जगहों पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट डर के और कुछ जो है जब रिफॉर्म्स होंगे रेजीम में तो उसके थ्रू फिर इस तरीके से आएंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशलिज़म को सपोर्ट मिलता है और इससे फिर क्या होता है कि सोशलिज़म जो है वो एक्सपेंड करता है पूरे यूरोप में और उसके बाद से दुनिया के दूसरे देशों में। अब इसके बाद से हम देखते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। एक्चुअली इस चैप्टर के 3 वीडियो बनेंगे। पहला जो ये अभी मैंने बनाया, दूसरा जिसमें हम रशियन रिवॉल्यूशन और लेनिन को पढ़ेंगे, और तीसरे वीडियो में हम स्टालिन को पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसलिए जो है हम इसको 3 सेगमेंट में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं अगर आप एप्रिसिएशन चाहते हैं तो वो, या फिर जो अगर मेरी कोई कमियां हैं तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।